आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल जीके क्लासेज 1972 और इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं विद्या संबल योजना लेटेस्ट अपडेट। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसमें आप देखिए विद्या संबल योजना और राजशेष को राजस्थान हाई कोर्ट में दी चुनौती। याचिकाकर्ता प्रशांत बिस्सा की ओर से दायर याचिका पर हुई सुनवाई। अधिवक्ता वर्षा बिस्सा ने रखा याचिकाकर्ता का पक्ष। राजशेष के नाम पर बनी नियमावली को बताया कानूनी रूप से अनुचित। राजस्थान कॉलेज शिक्षा नियम 1986 के भी विरुद्ध है राजशेष। विद्या संबल योजना के तहत लगे सभी शिक्षक नियमित रूप से लगे सहायक आचार्यों के समकक्ष कर रहे हैं कार्य। इसके बावजूद कालांशों पर 3-3 माह के लिए लगाए जाते हैं। न्यूनतम वेतनमान भी नहीं दिया जाता है। इन अस्थायी शिक्षकों को समान कार्य समान वेतन के सिद्धांत के विरुद्ध है ये नीति। राजशेष नियमावली में इन शिक्षकों को एकमुश्त मासिक वेतन पर रखने के न्याय विरुद्ध नियम किए गए हैं पारित। राजस्थान उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश जस्टिस मदन मोहन श्रीवास्तव एवं जस्टिस मदन गोपाल व्यास की खंडपीठ ने जारी किया नोटिस। सरकार को नोटिस जारी कर किया जवाब तलब। तो दोस्तों आपने न्यूज़ सुनी, पूरा वीडियो आप अंत तक देखिएगा। इसके अंदर याचिकाकर्ता है प्रशांत बिस्सा। उसकी जो याचिका है उसके ऊपर जो हाई कोर्ट के द्वारा डिसीजन दिया गया है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। इसके साथ साथ में इस डिसीजन के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट इंक्लूड किया गया है जगजीत सिंह के मामले का, वो मामला क्या था वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और इसके अंदर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि विद्या संबल योजना जो है उसके अंदर लगे गेस्ट फैकल्टी जो टीचर्स हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं, उनको किस प्रकार से इस केस के अंदर अपने फेवर के अंदर डिसीजन करवाने के लिए क्या प्रयास करने चाहिए। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए हाई कोर्ट का ये डिसीजन। तो दोस्तों ये आप देखिए हाई कोर्ट ऑफ जुडिशरी फॉर राजस्थान जोधपुर, ये डीबी सिविल रिट पिटिशन नंबर 13/128/2024 है। और इसमें पिटिशनर हैं, याचिकाकर्ता हैं डॉक्टर प्रशांत बिस्सा और रिस्पोंडेंट हैं, उत्तरदाता हैं द स्टेट ऑफ राजस्थान। ठीक है, तो इसमें पिटिशनर की तरफ से जो वकील हैं वो हैं मिस वर्षा बिस्सा और प्रकाश व्यास। ठीक है, अब इस जजमेंट के अंदर माननीय हाई कोर्ट की डीबी के द्वारा डबल बेंच के द्वारा जो फैसला दिया गया वो आप देखिए। इसमें ऑनरेबल द चीफ जस्टिस मिस्टर मनिंदर मोहन श्रीवास्तव और ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस मदन गोपाल व्यास, इनके द्वारा ये 8 अगस्त 2024 को ऑर्डर जो है वो दिया गया है। और ऑर्डर जो है वो क्या है वो आप देखिए। इसमें पॉइंट नंबर 1 इंग्लिश के अंदर दिया गया है। अगर जिनको इंग्लिश आती है वो इंग्लिश के अंदर पढ़ सकते हैं, मैं आपको हिंदी के अंदर जो है ट्रांसलेट करके इसको बताता हूँ। तो इसमें पॉइंट नंबर 1 में ये कहा गया है, निर्णय पर विचार करने के लिए निम्नलिखित 2 बिंदु जो है उठते हैं। पहला जो पॉइंट बताया क्या लिखित परीक्षा के माध्यम से चयन की पारदर्शी प्रक्रिया द्वारा आवेदन आमंत्रित करने के लिए नियम 8 और 12 की योजना को राजस्थान शिक्षा सेवा कॉलेजिएट नियम 1986 के नियम 29 के विपरीत या असंगत कहा जा सकता है। दूसरा इसमें ये क्वेश्चन उठाया गया है कि क्या जगजीत सिंह के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के मद्देनजर संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति सहायक प्रोफेसर के पद के वेतनमान के न्यूनतम के हकदार हैं। ये 2 पॉइंट इसके अंदर मुख्य रूप से जो है उठाए गए हैं और इनके ऊपर ही जो है सरकार से जवाब तलब किया गया है। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 में क्या कहा है, श्री मनीष पटेल विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता राज्य की ओर से नोटिस स्वीकार करते हैं। पॉइंट नंबर 3 में क्या कहा गया है
कि जहां तक अंतरिम राहत के लिए प्रार्थना का संबंध है, हम इसे इस कारण से देने के लिए इच्छुक नहीं हैं क्योंकि प्रतिवादी केवल आवेदन आमंत्रित करके चयन की पारदर्शी प्रक्रिया का पालन कर रहे हैं। तथापि ये स्पष्ट किया जाता है कि यदि कोई नियुक्ति की जाती है तो वो इस रिट याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन होगी। तो इस प्रकार से ये जो मामला है उसको लेकर के और हाई कोर्ट के द्वारा राज्य सरकार को जो है वो क्या किया गया है, अतिरिक्त महाधिवक्ता के जरिए नोटिस जारी करके जवाब तलब किया है। ठीक है, अब इसके अंदर एक मेन जो मुद्दा उठाया गया है वो जगजीत सिंह का जो मामला है उसको लेकर के उठाया गया। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूं कि जगजीत सिंह का जो मामला था वो क्या था। ठीक है, ये आप देखिए दोस्तों, ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अक्टूबर 2016 को जगजीत सिंह के मामले के अंदर जो है डिसीजन दिया गया था। वो क्या था वो आप देखिए, समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत। पंजाब राज्य बनाम जगजीत सिंह के मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय, और ये निर्णय क्या है वो आप देखिए। समान कार्य के लिए समान वेतन के सिद्धांत पर पंजाब राज्य बनाम जगजीत सिंह के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने ऐतिहासिक निर्णय देते हुए कहा कि अस्थायी कर्मचारी उसी पद पर कार्यरत नियमित कर्मचारी के लिए लागू वेतनमान, नियमित वेतनमान में सबसे निचले ग्रेड पर के न्यूनतम स्तर पर वेतन पाने के हकदार होंगे। न्यायालय ने कहा कि समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत सभी अस्थायी कर्मचारियों पर लागू होगा ताकि उन्हें समान पद पर कार्यरत नियमित रूप से नियुक्त सरकारी कर्मचारियों के वेतनमान के न्यूनतम स्तर के बराबर वेतन पाने का अधिकार मिल सके। न्यायालय ने माना है कि जहां कर्तव्य, जिम्मेदारियां और कार्य समान दर्शाए गए हों वहां समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत लागू होगा, यहां तक कि अस्थायी कर्मचारियों पर भी। ठीक है, अब ये जो लाइन है ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखनी है। न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने जगजीत सिंह बनाम पंजाब राज्य मामले में क्या कहा है। न्यायालय ने माना कि जहां कर्तव्य, जिम्मेदारियां और कार्य कैसे होने चाहिए, समान होने चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना है। अब ये जो विद्या संबल योजना शुरू की गई है, इस विद्या संबल योजना को लेकर के जो आयुक्तालय के द्वारा, कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय जयपुर के द्वारा जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, उन दिशा निर्देशों में ये साफ साफ लिखा हुआ है कि विद्या संबल योजना के तहत जो गेस्ट फैकल्टी का मनोनयन किया जाएगा या नियुक्ति की जाएगी वो सिर्फ कालांश के आधार पर और अध्यापन कार्य के लिए की जाएगी। उनको अध्यापन कार्य के अलावा अन्य किसी भी प्रकार की प्रशासनिक या अन्य किसी प्रकार की जिम्मेदारी जो है वो प्रदान नहीं की जाएगी। ठीक है, तो ये आप देखिए आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर, ठीक है, उसके द्वारा ये विद्या संबल योजना के अंतर्गत राजशेष अधीन महाविद्यालयों में अध्यापन कार्य हेतु गेस्ट फैकल्टी को आमंत्रित किए जाने के संबंध में दिशा निर्देश जो है वो जारी किए गए थे। बाकी मुख्य जो दिशा निर्देश हैं वो 30/3/2021 को जारी किए गए थे इस परिपत्र के माध्यम से। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं पॉइंट नंबर 6, इसमें क्या कहा है, इसमें आयुक्तालय ने ये कहा है विद्या संबल योजना के तहत आमंत्रित गेस्ट फैकल्टी से केवल कालांश के आधार पर अध्यापन कार्य ही करवाएंगे, इन्हें अध्यापन के अतिरिक्त अन्य कोई कार्य नहीं करवाया जाना सुनिश्चित करें। अब ये लिखित रूप के अंदर दिशा निर्देशों के अंदर दिया हुआ है, तो आयुक्तालय के द्वारा, सरकार के द्वारा हाई कोर्ट के अंदर जब जवाब दाखिल किया जाएगा तो ये साफ साफ जो है वो बताया जाएगा कि इन गेस्ट फैकल्टी के अंदर नियुक्त असिस्टेंट प्रोफेसरों को केवल अध्यापन कार्य के लिए लगाया गया है, इनसे अन्य कोई प्रशासनिक कार्य नहीं कराया जाता है। तो नियमित रूप से नियुक्त जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं उनके समान इनको वेतन प्रदान नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये उनके समान न तो कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं, न जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं और न ही उनके समान
कार्य कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आकर के विद्या संबल गेस्ट फैकल्टी के अंदर कार्यरत जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं उनका पक्ष जो है वो कमज़ोर हो जाता है। ठीक है, हालांकि ये क्लियर है कि विद्या संबल योजना के तहत लगी हुई जो गेस्ट फैकल्टी है वो स्थायी परमानेंट गेस्ट जो फैकल्टी है, ठीक है, उनकी जो जिम्मेदारियां हैं उन्हीं जिम्मेदारियों का निर्वहन करती हैं, लेकिन वो लिखित रूप में इस प्रकार के आदेशों का पालन नहीं करती। प्रिंसिपल के द्वारा या कार्यवाहक प्रिंसिपल्स के द्वारा उनको मौखिक आदेश दिया जाता है। ये सारे कार्य, ये सारे कर्तव्य और ये सारी जिम्मेदारियां राजशेष महाविद्यालयों में कार्यरत जो गेस्ट फैकल्टी है उनके द्वारा पूरी की जाती हैं, लेकिन ये जो कार्य कराए जाते हैं उनसे सिर्फ मौखिक रूप से कराए जाते हैं, लिखित रूप में इसका उनके पास में कोई प्रूफ नहीं होता है। अब ये असिस्टेंट प्रोफेसर गेस्ट फैकल्टी विद्या संबल की जिम्मेदारी है कि वो कोर्ट के अंदर ये सिद्ध करें कि वो भी वही कार्य करते हैं जो परमानेंट फैकल्टी के द्वारा किया जाता है। ठीक है, ये सिद्ध करना, इसके लिए उनको अखबारों की जो कटिंग होती है जिसके अंदर कॉलेजों के अंदर आयुक्तालय के आदेश के तहत शैक्षणिक गतिविधियों के अलावा जितने भी कार्य कराए जाते हैं तो उनसे रिलेटेड जो कार्य होते हैं उनकी खबर जो न्यूज़ जो अखबारों के अंदर प्रकाशित होती है वो सबूत के रूप में उनको प्रस्तुत करनी चाहिए। इसके अलावा जो एडमिशन फॉर्म से संबंधित वो कार्य करते हैं उनका सबूत उनको जो है कोर्ट के अंदर पेश करना चाहिए कि हम एडमिशन की प्रोसेस के अंदर भी अपनी जिम्मेदारी का, अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हैं। इसके अलावा एग्ज़ाम फॉर्म भरने और कॉलेज के अंदर उनका जो पूरा प्रोसेस होता है वो पूरा करने के अंदर उनकी पूरी जिम्मेदारी होती है, तो ये कार्य वो स्वयं करते हैं। इस चीज़ को भी उनको प्रूफ करना होगा फोटोज के माध्यम से, अन्य किसी सबूत के जरिए इन चीज़ों को उसे प्रूफ करना होगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि राजशेष महाविद्यालयों में एक ही परमानेंट फैकल्टी होती है, सिर्फ प्रिंसिपल, उसके अलावा जितने भी जो लोग होते हैं वो सारे के सारे विद्या संबल योजना के तहत नियुक्त जो असिस्टेंट प्रोफेसर होते हैं वो होते हैं। अब आप सोच सकते हो कि अकेला प्रिंसिपल ये सारी गतिविधियां संचालित नहीं कर सकता, तो जाहिर बात है कि गेस्ट फैकल्टी टीचर्स के द्वारा ही ये सारे कार्य किए जाते हैं, लेकिन समस्या ये है कि उनको मौखिक आदेश के द्वारा, निर्देश के द्वारा ये कार्य जो है करवाए जाते हैं। अब उनकी जिम्मेदारी है, गेस्ट फैकल्टी असिस्टेंट प्रोफेसर की ये जिम्मेदारी है कि वो कोर्ट के सामने इस चीज़ को प्रूफ करें कि वो भी क्या करते हैं, जो स्थायी फैकल्टी होती है, परमानेंट जो फैकल्टी होती है, वो जो कर्तव्य, जिम्मेदारियां और कार्य करते हैं वो सारे कर्तव्य, कार्य और जिम्मेदारियां उनके द्वारा पूरी की जाती हैं। इस चीज़ को उनको कोर्ट के अंदर प्रूफ करना होगा। दूसरी बात, जो विद्या संबल योजना के तहत कार्यरत गेस्ट फैकल्टी है उनका जो वकील है वर्षा बिस्सा, उनको दमदार तरीके से और पूरी तैयारी के साथ में अपने तर्क जो है वो कोर्ट के सामने रखने होंगे। उनको कोर्ट को इस चीज़ के लिए बताना होगा, सबूत के साथ में इस चीज़ को जो है प्रस्तुत करना होगा कि आयुक्तालय केवल कहने के लिए उनसे अध्यापन कार्य कराता है या अध्यापन कार्य के लिए उनकी नियुक्ति करता है, लेकिन वास्तव में वो अध्यापन कार्य के अलावा भी जितनी जिम्मेदारियां होती है, जितने कर्तव्य होते हैं, उन सब का उनके द्वारा निर्वहन किया जाता है। इस चीज़ को अगर वकील दमदार तरीके से कोर्ट में रख पाता है और उसके फेवर में सबूत प्रस्तुत कर पाता है और विद्या संबल गेस्ट फैकल्टी अगर इस प्रकार के सबूत वकील को उपलब्ध करा पाती है तो निश्चित रूप से ये चीज़ साबित हो जाएगी, क्योंकि जगजीत सिंह के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को क्लियर कहा है कि इस चीज़ को साबित करने की जिम्मेदारी भी किसकी होगी, उस कर्मचारी की होगी। देखिए आगे कोर्ट ने क्या कहा है कि श्रम के फल को नकारने के लिए कृत्रिम मापदंड निर्धारित करना भ्रामक है। एक ही काम में लगे एक कर्मचारी को दूसरे से कम वेतन नहीं दिया जा सकता जो समान कर्तव्य और जिम्मेदारियां निभाता है। कल्याणकारी राज्य में तो बिल्कुल नहीं। ऐसा काम अपमानजनक होने के साथ साथ मानवीय गरिमा के नियम पर भी प्रहार करता है। कोई भी व्यक्ति जिसे कम वेतन पर काम करने के लिए मजबूर किया जाता है वह स्वेच्छा से ऐसा नहीं करता है।
वह अपने परिवार को भोजन और आश्रय प्रदान करने के लिए अपने आत्मसम्मान और गरिमा की कीमत पर, अपने आत्ममूल्य की कीमत पर और अपनी ईमानदारी की कीमत पर ऐसा करता है, क्योंकि वह जानता है कि अगर वह कम वेतन स्वीकार नहीं करता है तो उसके आश्रितों को बहुत नुकसान होगा। समान स्थिति वाले अन्य लोगों की तुलना में कम वेतन देने का कोई भी कार्य एक दबंग स्थिति से उत्पन्न शोषणकारी दासता का कार्य है। निसंदेह ये कार्य दमनकारी और बलपूर्वक है, क्योंकि यह अनैच्छिक अधीनता को मजबूर करता है। हालांकि न्यायालय ने कहा कि ये स्थापित करना कर्मचारियों की जिम्मेदारी है कि वे समान पद पर कार्यरत नियमित कर्मचारियों द्वारा निभाए जा रहे कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के समान कार्य कर रहे हैं। तो इसका जो सार है वो इस लाइन के अंदर आ गया है। कोर्ट ने ये तो माना है कि समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए, लेकिन अब लास्ट में उन्होंने ये कह दिया है इस डिसीजन के अंदर कि ये साबित करना उस कर्मचारी की जिम्मेदारी है जिसने हाई कोर्ट के अंदर रिट याचिका दायर की है, उसकी जिम्मेदारी है। उसे ये साबित करना होगा कि समान पद पर कार्यरत नियमित कर्मचारियों के द्वारा जो कर्तव्य कार्य और जिम्मेदारियों का निर्वहन किया जाता है, उन्हीं कर्तव्य कार्य और जिम्मेदारियों का निर्वहन उसके द्वारा भी किया जा रहा है। अब विद्या संबल योजना के तहत कार्यरत जो गेस्ट फैकल्टी है वो ये साबित करे कोर्ट के अंदर अपने वकील के जरिए कि वो खाली अध्यापन कार्य ही नहीं कराते हैं, उसके अलावा भी कॉलेज के अंदर एग्जाम से लेकर के एडमिशन से लेकर के और अन्य जो शैक्षणिक गतिविधियां होती है उन सब गतिविधियों का उनके द्वारा निर्वहन किया जाता है। अगर वो सबूत के साथ में इस चीज़ को कोर्ट के अंदर प्रूव कर देते हैं तो ही उनको जो है नियमित कर्मचारी के समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जा सकता है। कोर्ट तभी जो उनके फेवर में फैसला दे सकता है। दूसरी बात, इसके अंदर वकील के जरिए वकील इस चीज़ को भी तर्कपूर्ण तरीके से रखे कि ये जो विद्या संबल योजना के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर लगे होते हैं उनको जो मानदेय प्रदान किया जाता है ये भी संविधान के अनुच्छेद 23 के तहत जो है शोषणकारी है। ठीक है, ये अभ्यर्थियों का उन लोगों का शोषण करता है, क्योंकि यूजीसी का स्पष्ट रूल है, यूजीसी की स्पष्ट गाइडलाइन है कि एक कालांश के 1500 रुपये और मासिक जो मानदेय है वो 57,700 रुपये दिया जाना चाहिए। लेकिन राज्य सरकार के द्वारा आयुक्तालय के द्वारा मनमर्जी से मनमाने तरीके से यूजीसी की गाइडलाइन का उल्लंघन करते हुए और क्या किया गया है, 50 कालांश के ऊपर सिर्फ 40,000 रुपये प्रदान किए जाते हैं और एक कालांश के विद्या संबल गेस्ट फैकल्टी को 800 रुपये प्रदान किए जाते हैं और उसके अंदर भी बाउंडेशन जो है 14 कालांश प्रति सप्ताह की ओर लगा दी जाती है। ठीक है, तो हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।